अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम सम बेसिक डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक डेफिनेशन होंगी, उनमें मैंने कुछ बातें आपके पिछले वीडियो लेक्चर में कर दी हैं, लेकिन फिर भी आज हम उनके मुतालिक थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। आज जो मेरा मेन फोकस होगा वो एलिमेंट पर है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट के तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाले हैं। सब्र से बैठें, तहम्मुल से बैठें, आज कॉपी पेंसिल लाजमी लेकर बैठें। आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो आपको बहुत बेसिक है और वो केमिस्ट्री के काफ़ी हिस्सों में आपका पावरफुल पार्ट होता है। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें, व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? देखिए, लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जो जगह घेरे और जो मैस रखे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं? मैटर हैं। आप सॉलिड्स को देखें, वो मैटर है, लिक्विड है, ये सारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने बहुत ही डिटेल से पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैटर क्या होता है? आपकी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम को आप मैटर कह सकते हैं, क्योंकि वो जगह भी घेरते हैं और वो मैस भी रखते हैं, सिवाय एक चीज़ के, हवा के। हवा मैटर नहीं है, क्योंकि वो आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो वो जगह नहीं घेरी और ना ही उसका कोई मैस है। लेकिन जब यही हवा हम कंप्रेस स्टेट में किसी सिलेंडर में भर लेते हैं तो उसका मैस भी होता है और वो जगह भी घेरती है। बट इन फ्री स्टेट एयर इज़ नॉट मैटर। ये छोटी सी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है, व्हाट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? देखिए, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादा की जो खालिस हालत है उसको आप क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस को हम लफ्जी मतलब में क्या कहते हैं? शय। शय कौन सी? खाने वाली नहीं। ये शय क्या है? मैटर की प्योर फॉर्म है। अब प्योर फॉर्म क्या है? प्योर फॉर्म ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं कि ये दूध प्योर है, फलां दुकान का दूध बिल्कुल खालिस है, ये वो प्योर नहीं है। यहाँ पर सब्सटेंस से ये मुराद है कि फ़र्ज़ करें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसकी प्योरिटी क्या है कि वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर बनेगा। इसमें आपके दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। तो ये वाटर का क्या है? ये वाटर एक सब्सटेंस के तौर पर हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी फिक्स कंपोजिशन होगी। फिक्स कंपोजिशन से क्या मुराद है? जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल मैंने कहा कि इससे मिलकर बना है दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, तो ये इनका जो नंबर है एटम का, ये इनका फिक्स्ड है। अगर आपने इसमें चेंज कर दिया तो ये कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर वाटर की जो कंपोजिशन है आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन के दो एटम हैं और इसके साथ साथ ऑक्सीजन का एक एटम है। तो ये इसमें फिक्स्ड रेशो है जो कि सब्सटेंस में बनी रहनी चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अगर आप इसके रेशो को मेंटेन करते हैं या ये पानी में रेशो बनी रहती है, तो हर जगह अगर आप कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल लेकर आते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सेम हैं। उसका कोई कलर नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होगा। तो ये बातें उसकी फिक्स रहती हैं क्योंकि उसका कंपोजिशन सेम है, वो प्योर फॉर्म में मौजूद है। तो ये बात हमारी क्या कहलाती है? सब्सटेंस। बात क्लियर हुई आपकी कि सब्सटेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, हर मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं और दूसरे को हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो उसकी फिजिकल स्टेट से रिलेट करती है, मतलब कि वो आपकी कायनात में किस हालत में पाया जाता है, ये उसकी फिजिकल स्टेट कहलाती है। अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा है, एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट। ये पॉइंट आपने अच्छे से माइंड में रखना है कि ये आपका जो सब्सटेंस है उसके फिजिकल स्टेट से ताल्लुक़ रखता है। अब क्या क्या है? फॉर एग्जांपल, स्मेल है, टेस्ट है, हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी की सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो खसूसियात हैं जो बदल जाती हैं। हर मादे की वो खसूसियात जो बदल जाती हैं उनको आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारी बातें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में शामिल हैं। एक कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी है कि फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। अगर हम वाटर को देखें तो यहाँ मैंने डिस्कस किया कि वाटर क्या है, H2O के फॉर्म में आपके पास मौजूद है। अगर यही पानी आपके पास बर्फ़ की शक्ल में हो जो कि आइस है, तो यहाँ आइस का कंपोजिशन क्या होगा, H2O। अगर आप इसको थोड़ा हीट करते हैं और ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल आपके लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, तो यहाँ भी आपका कंपोजिशन जो वाटर मॉलिक्यूल का है वो H2O है। अगर आप इसको मज़ीद हीट करें और ये स्टीम बन जाए, भाप बन जाए, गैस बन जाए, तो यहाँ भी आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H2O का ही बना हुआ होगा। मतलब क्या है कि मतलब यह है कि कंपोजिशन आपकी सेम है। कंपोजिशन उन तमाम मॉलिक्यूल जिनको आप स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट फिजिकल स्टेट, तो सिर्फ उसकी हालत बदल रही है कि पहले ठोस है, फिर वो माय बन गई है, फिर वो गैस बन गई है, लेकिन वहाँ है क्या, H2O। तो ये बात जो हमारी है फिजिकल प्रॉपर्टी में शामिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, किसी भी चीज़ की कंपोजिशन पे। यहाँ पर मैंने बात की थी कि आइस, वाटर और स्टीम में कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी तरीके से ये कंपोजिशन ही बदल जाए, तो वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ की कंपोजिशन पे ये डिपेंड करती है। अंडरगोज, आपका जो सब्सटेंस है जब वो किसी केमिकल चेंज में जाता है, अंडरगोज का मतलब होता है जाना केमिकल चेंज, यानी उसमें जब कोई केमिकल की कोई तब्दीली आती है, कीमियाई तब्दीली आती है, तो उसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है और न्यू सब्सटेंस आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखें। अगर आप पानी का मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, आपके पास ऑक्सीजन गैस होती है। अगर आप इन दोनों को केमिकली आपस में कंबाइन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है। देखें अब पहले क्या था, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में और ऑक्सीजन भी क्या था, गैसियस स्टेट में। अब इनकी जो स्टेट है वो बदल के रख दी हमने, जो कि क्या बन गई, लिक्विड। अब यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, लेकिन आपके वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है। यानी हमने उनकी स्टेट को भी पढ़ा और उनके साथ साथ उसमें केमियाई तब्दीली आ गई है। अगर हम यहाँ पर इसको बैलेंस करें तो होता यूँ है कि इक्वेशन इसको हम कहते हैं और इसमें नंबर ऑफ एटम्स को बराबर किया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ 2 एटम है, ठीक है, कोई मसला नहीं। आपका यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है बट यहाँ पर 1 एटम है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़रा का असूल इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल होता है कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढें जिससे मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आपका बैकवर्ड है, जो पीछे आपका नंबर है, वो वही आ जाए। तो ये 1 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 1 2, तो ऑक्सीजन का एटम बराबर हो जाएगा। लेकिन मसला क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम आपके 2 2 4 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर मौजूद हैं, बट यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या हुआ, जो एलिमेंट्स आपके पास थे उनकी स्टेट ही चेंज हो गई है, उनके केमिकल बिहेवियर ही चेंज हो गए हैं कि वो पहले गैसेस थी, अब वो लिक्विड मॉलिक्यूल बन गई हैं। अगर आप इसी वाटर के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करें तो ये क्या करेगा, ये वही बनाएगा जिससे वो मिलकर बना था, यानी कि वो अपने कंपोनेंट्स में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। इसमें ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, केमिकल चेंज कहलाती है। बात समझ आई आपको? तो ये कुछ सम बेसिक डेफिनेशंस थी, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी इनका डिस्कशन किया था, आज मैंने थोड़ा सा इनके मुतालिक बात की है। मेरा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो लेक्चर में एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट क्या होता है ये फटाफट आप जल्दी लिख लें, इसको नोट कर लें अगर आपके ये काम का, या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रेज करने वाला हूँ। 1 2 3 कर लिया, ओके। तो अब हम एलिमेंट सीखते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट देखें, हमारी कायनात में जो भी आपके पास सब्सटेंस हैं, जो मैटर है, अगर हम उनको उनकी स्टेट के हिसाब से पढ़ें तो वो एलिमेंट्स होते हैं। अर्ली एज से हम स्टार्ट करते हैं कि अर्ली एज में क्या था। अर्ली एज में एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन थी। सबसे पहला पॉइंट आप माइंड में रखेंगे, पहले सिर्फ 9 एलिमेंट्स को हम जानते थे, सिर्फ 9 एलिमेंट्स। अर्ली एज की बात कर रहा हूँ।
कौन कौन से थे उनके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसा कि कार्बन है, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, कार्बन कोल की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हुआ करता था। तो ये बातें, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस, एलिमेंट्स आपके सब्सटेंस हैं। सब्सटेंस मैंने आपको यहाँ पर समझाया है सब्सटेंस क्या होती हैं, जिनका फिक्स कंपोजिशन होती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम टाइप ऑफ एटम का जो बना हुआ हो उसको आप क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। उनको आप सब्सटेंस कहते हैं और सब्सटेंस आपके एलिमेंट्स हैं। तीसरा पॉइंट इसका क्या है? कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन, इनको नहीं तोड़ा जा सकता इनटू सिंपल यूनिट बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, किसी भी आम तरीके से आप उस एलिमेंट को उसके कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते। ये पहले की डेफिनेशन थी। अब की जो हमारी डेफिनेशन है मॉडर्न, पहले 9 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, अब हमारे 118 डिस्कवर्ड हैं। उन 118 एलिमेंट में से 92 जो आपके एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको हमने बनाया, वो आर्टिफिशियली हमारे मैन मेड एलिमेंट्स माने जाते हैं। एलिमेंट अब के टाइम में क्या कहा जाता है? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट एक सब्सटेंस है, जो कि पहले भी बात हम कर चुके हैं। पहले के दौर में और अब के दौर में ये पॉइंट आपका सिमिलर है कि एलिमेंट सब्सटेंस है जो कि किसका बना हुआ है? सेम टाइप ऑफ एटम्स का बना हुआ है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। दीज एटम्स कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस, और ये जो आपके एटम्स हैं जिनसे आपका एलिमेंट बनता है, उन एटम्स को आप आगे फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। इस पॉइंट पर ज़रा ध्यान दें। पहले की डेफिनेशन में और अब की डेफिनेशन में सिर्फ इसी पॉइंट का फ़र्क है। पहले कहते थे कि एलिमेंट्स जो हैं उनको आप फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन अब कहता है कि एलिमेंट जिन एटम का बना हुआ है उन एटम्स को आप फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो यहीं से आपका मेन बेसिक पॉइंट है जो आपके माइंड में बार बार घूम रहा होगा कि सर ये एटम क्या है, ये एलिमेंट क्या है। ज़रा पहले इनके बारे में हमें बताएं। एलिमेंट और एटम में जो बेसिक डिफरेंस है, आइए हम यहाँ पर समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट? देखिए, इसके लिए आप मेरे लिए एक काम करें। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, और हाइड्रोजन एलिमेंट कब होगा? जब हम उसकी नेचुरली अकरिंग स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट तब माना जाएगा जब आप उसको कुदरती तौर पर नेचर में हाइड्रोजन जिस हालत में पाया जाता है, अगर आप वो बात कर रहे हैं तो उसको आप एलिमेंट कहें। अब हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। अगर आपको मैं हाइड्रोजन गैस फॉर्म में दूं और मैं पूछूं कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि ये एलिमेंट है। ठीक हो गया? तो ये बात आपने नहीं भूलनी। किसी भी चीज़ का नेचुरली अकरिंग जो स्टेट है वो उसका एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लें, आपके पास सोडियम है। सोडियम का सिंबल होता है Na। सिंबल आपको याद करने होंगे कि सोडियम का सिंबल क्या है? Na। लैटिन लैंग्वेज में हमने इसका नाम लिया हुआ है नेट्रियम। नेट्रियम से हमने इसके पहले 2 वर्ड लिए हैं Na। तो Na कौन है? एक मेटल है। मेटल क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। Na एक मेटल है, और जो मेटल्स होती हैं वो आपकी नेचर में सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। मतलब ये कि अगर आपको मैं दूं सोडियम सॉलिड फॉर्म में, तो ये क्या माना जाएगा? ये एलिमेंट माना जाएगा। लेकिन जब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाऊंगा, तो फिर क्या होता है, इनकी स्टेट हम चेंज कर देते हैं। ये जो सोडियम सॉलिड है, अगर मैं इसको हीट करके सोडियम लिक्विड बना दूं, या मैं इसको मज़ीद हीट करके सोडियम का एक गैसियस एटम बना दूं, तो अब देखें यहाँ से आपको एटम और एलिमेंट में समझ आएगी फ़र्क क्या है बेसिक, कि सोडियम क्या है? एक मेटल है, और इसका नेचुरली अकरिंग फॉर्म क्या है? सॉलिड। अगर सोडियम को आप सॉलिड फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो वो आपका एलिमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर इसकी एन अदर स्टेट जो कि आप अपने केमिकल प्रोसेस की नीड के हिसाब से बना रहे हैं, अगर एन अदर स्टेट आप बात करें, सोडियम लिक्विड है, इसको आप एलिमेंट हरगिज़ नहीं कहेंगे। सोडियम आपके पास गैस है, इसको एलिमेंट आप हरगिज़ नहीं कहेंगे। ये दोनों आपके जो वर्ड्स हैं, ये जो 2 चीज़ें हैं, इनको आप एटम कह सकते हैं।
बात समझ आई है? क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपके नेचर में कोई भी चीज़ जिस हालत में पाई जाती है, यानी कि खुदा ने हमारी कायनात में जिसको जैसा रखा है उसको वैसे पाड़ लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। लेकिन अगर उसकी हम हालतें बदल दें, उसकी स्टेट को हम चेंज कर दें, तो वो जो डिफरेंट स्टेट में, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम एटम कहेंगे। बात समझ आई है? इस बात को आपने नहीं बोलना कि नेचुरली अकरिंग, कुदरती तौर पर जो चीज़ होती है वो आपकी एलिमेंट मानी जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। इसकी हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर हमारा टॉपिक होगा, हम उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल ये हम छोटी सी बात कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर बेटा होता है कि एटम होता है, एटम के दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस, दूसरा होता है आपका ऑर्बिट। न्यूक्लियस में आपकी दो चीज़ें रहती हैं, प्रोटॉन रहते हैं, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, ये सारी बातें हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब देखें, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जितने भी प्रोटॉन हैं, एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। नंबर क्या है? तादाद ही तो है। किसकी तादाद? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद। अब फर्ज करें मैं एक बात करता हूँ, हाइड्रोजन जो है, जो कि मैंने पहले कहा, हाइड्रोजन आपका 3 स्टेट्स में मौजूद है। इसके आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स हम पढ़ेंगे, ये H11, H12, H13, ये डिफरेंट स्टेट में हमारे पास है। इसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, इसको हम ट्रिटियम कहते हैं। है क्या? अब इन सब के अंदर जो आपका प्रोटॉन का नंबर है वो सेम है। ये बात हम करेंगे डिटेल से। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि कोई भी एटम हो तो उसके अंदर जो आपका प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर हमेशा सेम रहता है। ये बात आप याद रखें। तो प्रोटियम में आपका प्रोटॉन 1 है, ड्यूट्रियम में भी प्रोटॉन 1 है, ट्रिटियम में भी प्रोटॉन 1 है, और जितने प्रोटॉन होते हैं हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 1 1 होगा। बट यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन नंबर 2 है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि ये एटम है। अब अगर आप ये एटम देखें, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये तीनों एटम्स हैं हाइड्रोजन एलिमेंट के। तीनों क्या हैं? एटम्स हैं। किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो इनमें से आप क्या बात कर रहे हैं कि इनका प्रोटॉन नंबर सेम है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो ये बात आप माइंड में रखिएगा। एलिमेंट्स जितने भी हैं उनके जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या रहता है? हमेशा एक जैसा रहता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स में बी सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। एलिमेंट आपके इस दुनिया में किन किन हालतों में पाए जाते हैं? वो सॉलिड भी होते हैं, जैसा कि सोडियम है, सॉलिड है, लिथियम है, सॉलिड है, पोटेशियम है, सॉलिड है, और कुछ लिक्विड्स होते हैं, मरकरी है, लिक्विड है, ब्रोमीन है, लिक्विड है। तो कुछ गैसेस फॉर्म में भी होते हैं, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो ये चीज़ें गैसियस फॉर्म में भी पाई जाती हैं। तो ये बात आप याद रखें कि एलिमेंट एक स्टेट में नहीं होगा, हर एलिमेंट की अपनी अपनी स्टेट है, और नेचुरली अकरिंग फॉर्म में जो भी चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं उसी को आप एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू। एलिमेंट्स को खसूसियात की बिना पर हमने कुछ हिस्सों में कैटेगराइज किए। वो क्या क्या हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट। इनमें क्या डिफरेंस होते हैं इसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि मेटल्स क्या होती हैं, एलिमेंट्स का करैक्टर है वो कब, वो अगर हम आप किसी चीज़ को मेटल कहते हैं तो किस बुनियाद पर कहते हैं, ये हमारा पॉइंट होगा कि व्हाट इज़ मेटल। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मेटल जितने भी हैं, यानी मेटल कौन है? एलिमेंट हैं, और ये वो एलिमेंट हैं जो क्या कर रहे हैं? अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहे हैं। आपको मैंने बात बताई कि एलिमेंट एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन आपकी आसानी से निकल जाते हैं तो वो स्टेट जो एलिमेंट की है क्या कहलाती है, या वो प्रॉपर्टी एलिमेंट की क्या कहलाती है? मेटल कहलाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है,
सोडियम के टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की तकसीम क्या है। अब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। सोडियम क्या करता है, अपना वो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और ये क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो आप ये लिख लें कि मेटल्स जितने भी होंगे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बात हम करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? मेटल्स कहेंगे। दूसरी बात, ये जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री माने जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके माने जाते हैं। और किसी चीज़ में अगर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो एज अ चार्ज कैरियर काम कर रहे होते हैं। और जिसमें चार्ज कैरियर अच्छा हो वहाँ से आपका करंट इजीली पास हो सकता है। तो हम ये बात यहाँ पर कर सकते हैं कि मेटल जितने भी हैं वो आपके क्या माने जाते हैं? गुड कंडक्टर माने जाते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, एलिमेंट मेटल्स के जितने भी एटम होते हैं उनमें ये उसका न्यूक्लियस है, ये एक का इलेक्ट्रॉन है, ऐसे न्यूक्लियस है, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? अपने न्यूक्लियस से कशिश कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन या इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और न्यूक्लियस के दरमियान की एक रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन के दरमियान की एक रिपल्शन है। अब होता यूँ है कि ये इलेक्ट्रॉन ईजिली पहले यहाँ से लूज हो गए, ये अपने मेटल के अंदर आ गए, अपनी लैटिस के अंदर आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट न्यूक्लियस की या इर्द गिर्द के तमाम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं और साथ पड़े इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन को फील कर रहे हैं। तो होता यूँ है, ये जितनी भी अट्रैक्शन है, ये जितनी भी रिपल्शन है, ये इक्वल हो जाती हैं। ये इक्वल हो जाती हैं तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं और वही आपका इलेक्ट्रॉन क्या माना जाता है? फ्री माना जाता है। ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा? जब वो अपने एटम से निकलकर लैटिस में आ जाएगा। और वैसा कब करेगा? जब उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो वहाँ से निकलकर आगे चला जाता है। ये बात आपकी हो गई। अब देखिए, मेटल्स को अगर हम यूं पढ़ें कि मेटल का एक एटम है, ये उसके ऑर्बिट्स हैं। फर्ज करें ये आपका सोडियम था, तो मैंने कहा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है? ये यहाँ से आगे निकल जाता है। अब इसके बाद भी ऑर्बिट्स होते हैं, इनके दरमियान का ये जो गैप है इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। ये बात मेरी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये बातें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। एलिमेंट्स के दरमियान, एलिमेंट के एटम जो हैं उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके दरमियान का एक डिफरेंस होता है, उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अगर वो ये देखता है कि सामने वाला एनर्जी गैप थोड़ा है तो वो यहाँ से निकलकर इधर इन में आ जाता है। मेटल जितनी भी होती हैं बेटा, उनका ये जो एनर्जी गैप है जिसको हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, फॉरबिडन गैप, ये बहुत कम होता है, स्मॉल गैप होता है। और कोई भी चीज़, ये इंटरनल बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि एटम मेटल कब मानी जाती है या इलेक्ट्रॉन आपके इजीली मूव कब करते हैं? तो फॉरबिडन गैप जो है आपके वैलेंस शेल और आपके उसके बाद के कंडक्शन बैंड में, अगर वो गैप आपका कम है तो वो आपके एलिमेंट क्या माने जाएंगे? मेटल्स माने जाएंगे। अब इसी बात का उलट कर लें कि नॉन मेटल क्या होगा? ये आपका फर्ज करें किसी भी एटम का एक वैलेंस शेल है और ये उसका ये कंडक्शन बैंड है। अगर इनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जा नहीं सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो ठीक है मेटल में फ्री हो गए, नॉन मेटल में फ्री क्यों नहीं है? वहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है, वहाँ भी तो न्यूक्लियस है, वहाँ भी अट्रैक्शन रिपल्शन तो है, तो वहाँ पर फ्री क्यों नहीं होते? तो यहाँ इसका कंसेप्ट ये है कि उनके वैलेंस शेल और उनके कंडक्शन बैंड में, यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? जो वैलेंस शेल के बाद के जितने भी आपके शेल होते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। लेकिन लग रहा है कंडक्टर बनाने के लिए जो हिस्सा यूज हो रहा है एटम का वो कंडक्शन बैंड है। अगर ये गैप आपका ज़्यादा हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जंप नहीं करेगा। जब ये जंप नहीं करेगा यानी कि ये फ्री नहीं होगा। जब ये फ्री नहीं होगा यानी कि वो चीज़ आपके करंट की कंडक्शन में हेल्प नहीं करेगी। बात समझ आ रही है? तो ये बात होगी हमारी नॉन मेटल्स की। तो लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा था, मेटलाइट जो दोनों बिहेवियर दिखाएं, यानी कि डिस्टेंस जो है बिटवीन ऑर्बिटल्स ना ज़्यादा है ना कम है, दरमियाना है। यानी इलेक्ट्रॉन कभी जंप कर जाता है, एनर्जी मिलती है तो जंप कर गया।
सिलिकॉन में ऐसा होता है, एनर्जी मिली तो जंप कर गया, वरना वो बैठा रहा। जब एनर्जी मिली तो वो कंडक्टर बन जाता है, नहीं तो वो इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। तो मेटल्स क्या होती हैं? गुड कंडक्टर। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? इंसुलेटर, मेटलाइट, दोनों की बिहेवियर दिखाते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर होती हैं। यहाँ पर कुछ MCQs के मैंने पॉइंट लिखे हैं कि अगर आप देखें 80% जो है एलिमेंट वो मेटल्स होते हैं, याद रखिएगा, बेसिक आपका MCQ का पॉइंट है। नेक्स्ट आपका है वेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की वेट के हिसाब से वो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज 47% MCQs हैं, याद रखिएगा। सिलिकॉन का 28%, एल्यूमिनियम का 7.8%, ऑक्सीजन ओशन समंदर में कितने परसेंट है? 86, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। यही चीज़ एटमॉस्फेयर यानी कि हमारी हवा में नाइट्रोजन 78% है, सबसे मेन पॉइंट है। आपकी हवा में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। तो ये हमारा सारा लेक्चर था सम बेसिक डेफिनेशन के मतलब। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.